नमस्कार छात्रों, आज मैं आप सबके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर, एक नए विषय को लेकर, जिसका नाम है आधुनिक आलोचना के प्रमुखवाद शास्त्रीयतावाद। शास्त्रीयतावाद कैसा है, शास्त्रीयतावाद की विशेषताएं क्या हैं, शास्त्रीयतावाद सिद्धांत कहाँ से शुरू हुआ है, उसकी चर्चा मैं आज आपसे करूँगा कि शास्त्रीयतावाद कब से कब तक साहित्य में चर्चित रहा और कैसे साहित्य में यह अवतरित हुआ है। सबसे पहले शास्त्रीयतावाद का हम खंडन कर लेते हैं। तो शास्त्रीयतावाद शास्त्र प्लस वाद से संबद्ध है। शास्त्र प्लस वाद से। अब शास्त्र के कई अर्थ होते हैं, अलग अलग स्थानों पर शास्त्र के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। देखिए, शास्त्र को आप विज्ञान कहते हैं फारसी में, साइंस कहते हैं अंग्रेजी में, और वाद का अर्थ होता है सिद्धांत या विचारधारा। यदि हम इसका आकलन करना शुरू करें तो शास्त्रीयतावाद है क्या, केवल इन्हीं दो बिंदुओं के आधार पर हम शास्त्रीयतावाद की परिभाषा बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। वैज्ञानिक ढंग से सिद्धांतों के अनुपालन की वैज्ञानिक ढंग से सिद्धांतों के अनुपालन की प्रवृत्ति को शास्त्रीयतावाद कहते हैं। साधारण शब्दों में आप तुरंत छात्रों बता सकते हैं कि शास्त्रीयतावाद क्या है। अर्थात वैज्ञानिक ढंग से सिद्धांतों के अनुपालन की प्रवृत्ति को हम शास्त्रीयतावाद कह सकते हैं। अब शास्त्रीयतावाद तो आप समझ चुके। अब यह वाद या विचारधारा किस तरह से साहित्य में चर्चित हुई और किस तरह से साहित्य में आई, इस बात को मैं आपको बताऊंगा। चलिए तो देखते हैं। शास्त्रीयतावाद मुख्य रूप से पूर्णतः भारतीय विचारधारा है। अब यह किस बात का विवेचन करता है, यह काव्य दोष, शुरू से करते हैं। काव्य हेतु, काव्य स्वरूप, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य भेद, काव्य गुण, काव्य दोष आदि का विवेचन करता है शास्त्रीयतावाद। अब शास्त्रीयतावाद में देखिए कई महत्वपूर्ण सिद्धांत आते हैं, जैसे रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत आदि की चर्चा इस साहित्य में की जाती है, शास्त्रीयतावादी साहित्य में की जाती है। शास्त्रीयता जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा, शास्त्रीयता अर्थात ऐसा व्याकरणिक नियम या ग्रंथ जो विभिन्न शब्दों के
उन शब्दों के गुणों का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत करें। तो छात्रों देखिए, अब शास्त्रीयतावाद जो होता है वह क्या कहता है? रस, छंद, अलंकार, शब्द के गुण, शब्द दोष, उक्ति, वैचित्र्य, समासिक पद के प्रयोग आदि पर बल देने का कार्य करता है। यह वाद व्याकरणिक नियमों का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन प्रस्तुत करता है। अब हमारे सामने ये प्रश्न बनता है कि आखिर किसे हम शास्त्रीयतावादी ग्रंथ कहें और किसे हम शास्त्रीयतावादी ग्रंथ न कहें। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कई बिंदुओं पर जोर देना होगा। अब देखिए, कई बिंदु जैसे क्या वे व्याकरण ग्रंथ जो हैं वे शास्त्रीयतावादी ग्रंथ कहे जाएंगे, या जो काव्यशास्त्रीय ग्रंथ हैं वो शास्त्रीयतावादी ग्रंथ कहे जाएंगे, या काव्य नियमों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ जो हैं वो शास्त्रीयतावादी ग्रंथ कहे जाएंगे। तो देखिए छात्रों, इन तीनों में से आपको ध्यान देना होगा कि काव्य का शास्त्रीय विवेचन जो प्रस्तुत करे, उदाहरण के रूप में काव्य का शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत करने वाला साधन कौन सा है? यदि हम आदिकालीन आचार्यों की तुलना करें तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को हम पहला काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कह सकते हैं। भामह के काव्यालंकार को वामन के काव्यालंकार सूत्र को इसी तरह से विविध आचार्यों के ग्रंथों को क्या हम शास्त्रीय ग्रंथ कह सकते हैं? तो देखिए, शास्त्रीयतावादी समीक्षा वह समीक्षा होती है एक तरफ जहां वो काव्य शास्त्रीय नियमों के अनुपालन पर जोर देती है, तो दूसरी तरफ वह शास्त्र सम्मत बातों का प्रणयन भी करती है। यदि हम इनका आकलन करें तो इसमें केवल काव्य शास्त्र के नियमों का पालन किया गया है, और अगर इतने हम छोटे ग्रंथों को देखेंगे तो इतने, मेरे कहने का तात्पर्य छोटे ग्रंथों को नहीं, इनकी संख्या बहुत कम है। अब नए नियम कितने अधिक आ सकते हैं? अब ऐसे ग्रंथ जो काव्य के नियमों का अनुपालन करने वाले हों वो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कहे जा सकते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम आकलन करने चलें तो क्या आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ नहीं है? अब उसमें रस सिद्धांत की महत्ता है तो हम उसे काव्य शास्त्रीय ग्रंथ नहीं कहेंगे, वो शास्त्रीय ही ग्रंथ है। ऐसे ग्रंथ जिनमें रस, छंद, अलंकार, गुण और रीति का व्यवस्थित ढंग से अनुपालन किया गया हो वे ग्रंथ शास्त्रीयतावादी ग्रंथ कहे जाते हैं। अब चलिए हम चर्चा करेंगे शास्त्रीयतावादी ग्रंथों की प्रवृत्ति के बारे में कि शास्त्रीयतावादी ग्रंथों का स्वरूप कैसा है। स्वरूप पर चर्चा करेंगे। ऐसे ग्रंथ जो सैद्धांतिक या समकालीन साहित्यिक प्रवृत्तियों तथा तत्कालीन जीवन के दर्शक प्रतीत होते हैं, विभिन्न युगों में अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों और देश काल तथा वातावरण संबंधी विविध नामों के साथ प्रकाश में आते हैं, हम उन्हें शास्त्रीयतावादी ग्रंथ कह सकते हैं। इस दृष्टि से जब हम काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के रूप का निर्धारण करने जब हम चलेंगे तो हम देखते हैं कि इसके विविध नाम विविध स्थानों पर प्रचलित हैं। अब क्या क्या विविध नाम हैं? जैसे यूनान में इसे
पैस्थेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैस्थेटिक्स। फिर इसके बाद यदि हम देखें तो कहीं से अलंकार शास्त्र, कहीं से साहित्य शास्त्र, कहीं इन ग्रंथों को रीति शास्त्र, क्रियाकलाप शास्त्र, क्रियाकलाप शास्त्र, कहीं इसे सबलाइन, कहीं से एस्थेटिक्स और कहीं से साहित्य विद्या के नाम से भी जाना जाता है, आदि नामों से भी जानते हैं विविध स्थानों पर। अब जैसे अगर हम कहें अलंकार शास्त्र, तो उससे हम केवल अलंकार को ही समझ पाते हैं। अब क्या, जैसे भामह के काव्यालंकार को पढ़ें तो क्या केवल उसमें अलंकारों का विवेचन है? नहीं, सभी का विवेचन है, किंतु अलंकारों की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है इन ग्रंथों में। अब जैसे साहित्य शास्त्र है, तो साहित्य शास्त्र में केवल साहित्य के विविध नियमों का अनुपालन नहीं हुआ है, जबकि समस्त विषयों पर परिचर्चा यह साहित्य करता है, अर्थात साहित्यिक नियमों का प्रतिपादन करता है। जैसे यूनान में एस्थेटिक, पैस्थेटिक आदि हम कहते हैं, तो क्या उससे हमें ये नहीं पता चलता है कि ये कहाँ का लिखा गया ग्रंथ है या यह किस वाद का समर्थन करता है? मैंने इसलिए इन नामों की चर्चा आपसे कर दी ताकि परीक्षा में यदि आपसे पूछा जाए कि शास्त्रीयतावादी सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या हैं बतलाइए, तो आप तुरंत उत्तर दे लें। ये भी प्रवृत्ति है। कभी कभी अगर आप यमय कर रहे हैं तो आपका, लगभग सभी का यमय करने वालों का उद्देश्य ये होता है कि हम आगे नेट करेंगे। तो जब आप नेट करने के लिए जाते हैं हिंदी से, तो वहाँ पर ये पूछता है कि एस्थेटिक्स किस वाद का नाम है, तो वहाँ शास्त्रीयतावादी आप कह सकते हैं। इस तरह आप अच्छे से बता सकते हैं। कई स्थानों पर इसके अन्य ऐसे भी नाम हैं जो बहुत कम ही प्रचलित हैं, जैसे वैज्ञानिक समीक्षा, विचारात्मक समीक्षा, सामान्य सिद्धांत समीक्षा, शास्त्रीय तार्किक आलोचना, समन्वयात्मक आलोचना, स्वच्छंदवादी आलोचना, उपयोगितावादी आलोचना आदि रूपों में भी हम इसे जानते हैं। किंतु ये जो काव्य शास्त्रीय नियम हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित रहे हैं, ये नाम बहुत ज़्यादा साहित्य में प्रचलित रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा शास्त्रीय आलोचना की परिभाषा, कि शास्त्रीय आलोचना को किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। शास्त्रीय आलोचना वह आलोचना होती है जिसमें शब्दों का ऐसा मेल हो जो वैज्ञानिक ढंग से साहित्यिक विवेचन करने में समर्थ होता है। अब साहित्य क्योंकि व्यापक विधा है, इसलिए शास्त्रीयतावादी सिद्धांत भी बहुत ही व्यापक है। इसकी परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों में दी है। अब एक विद्वान हैं पेटर, वो ये बताते हैं कि साहित्य शास्त्रीयतावाद वह है जो अतीत से प्राप्त समय की कसौटी पर
अतीत से प्राप्त समय की कसौटी पर खरे, आदर्श व उत्कृष्ट काव्यानुभवों के साथ आगे बढ़ने की है। आगे बढ़ने की है। ठीक है, तो पेटर क्या कहते हैं कि अतीत से प्राप्त जो समय की कसौटी पर खरे, आदर्श व उत्कृष्ट काव्यानुभवों के साथ आगे बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदान करे। वह क्या है? वह शास्त्रीयतावाद है। आगे जॉनसन आते हैं, ये कहते हैं, जॉनसन कहते हैं कि यह एक परंपरा है। अब कैसी परंपरा है? जो काव्य में औचित्य का होना, रस के होने, अलंकार के होने, छंद के नियमों का प्रतिपादन करने की स्थिति का दर्शन कराए। वह क्या है? वह शास्त्रीयतावादी विचारधारा है। वो कहते हैं कि प्राचीन आदर्शों के माध्यम से जो विविध विषयों पर अपने विचार अंकित करते जाए, वह विचारधारा शास्त्रीयतावादी विचारधारा कहलाती है। फिर इसके बाद हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी विचार दिया है कि शास्त्रीयतावाद वह है जो व्याकरणिक नियमों के माध्यम से साहित्य की प्रवृत्ति में नवीन जीवन पद्धति का निष्कर्ष प्राचीन परंपरा का अनुपालन करते हुए निकाले। उस विधा को या उस वाद को हम शास्त्रीयतावाद कह सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि शास्त्रीयतावाद वह है जो छंद विधान, अलंकार विधान, रस विधान का सम्यक परिपाक करते हुए परंपरा के अनुपालन पर जोर दे। वह है शास्त्रीयतावाद, ऐसा बताते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों, आप लोग ध्यान रखिएगा कि शास्त्रीयतावादी विचारधारा क्या है? जो परंपरा के अनुपालन पर जोर देती है, जो आदिकाल से चली आ रही प्रवृत्ति को लेकर आगे बढ़े। अगर इस प्रकार हम निष्कर्षात्मक रूप में कहना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि शास्त्रीयतावादी एक ऐसे व्यवस्थित तथा उन्नत युग का साहित्य है जो साहित्यकार की कला भावना के लिए प्रतिबद्ध होता है, जो यह मानकर चलता है कि जिस रास्ते वह विकास के इस बिंदु तक वह पहुंचा है, वह परीक्षित रास्ता उसके लिए अनुकरणीय है। जीवन के प्रति शाश्वत, सहज, मानवीय, सुचिंतित तथा पूर्ण दृष्टिकोण का साहित्य शास्त्रीयतावाद है, ऐसा शास्त्रीयतावाद बताता है। अब शास्त्रीयतावादी साहित्य की विशेषताएं। ठीक है, एक प्रश्न बनता है कि शास्त्रीयतावादी साहित्य की विशेषताएं बताइए। तो आप इस तरह से लिखेंगे कि हिंदी साहित्य के प्रमुख आलोचना के सिद्धांत शास्त्रीयतावादी समीक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहली, यह साहित्य में परंपरा की प्रतिष्ठा पर बल देता है। फिर इसके बाद दूसरी इसकी विशेषता यह है कि यह पाठक के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान देता है।
अब पाठक के मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य क्या है? पाठक चाहे किसी भी उम्र का हो, किसी भी प्रवृत्ति का हो, किंतु उसके मानसिक संतुलन का यह परिपूर्ण ध्यान देता है शास्त्रीयतावाद। इसका कारण क्या है कि जैसे साहित्य, जैसे काव्य पढ़ने जो चला, तो वो ऐसा तो है नहीं कि 60 वर्ष का व्यक्ति हो जाएगा तभी वह काव्य पढ़ेगा। शास्त्रीयतावादी सिद्धांत का अनुपालन करने वाले ग्रंथ को यदि 5 वर्ष का, 6 वर्ष का बालक पढ़ेगा तो भी उसे उतनी ही खुशी प्राप्त होगी जितना कि 60 वर्ष का बालक पढ़े उसे जितनी खुशी प्राप्त हो। हूबहू वही प्रवृत्ति पाठक के मन में आएगी जो लेखक कहना चाहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शास्त्रीयतावादी सिद्धांत व्यक्ति के मस्तिष्क पर जोर देकर, अर्थात मस्तिष्क की समस्त बातों का आकलन करके शास्त्रीयतावादी समीक्षक लिखता है और वह अपनी बात को आगे बढ़ाता है। तीसरी विशेषता क्या है? प्रतिष्ठित काव्य नियमों का प्रतिष्ठित काव्य नियमों का सम्मान करते हुए आदर्श की स्थापना करता है। अब देखिए छात्रों, यह जो शास्त्रीयतावादी सिद्धांत है यह प्रतिष्ठित काव्य नियमों, अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाने में सबसे ज़्यादा अग्रणी काव्य साधन है, जैसे रस, छंद, अलंकार, ये काव्य की शोभा को अत्यंत तीव्र गति से बढ़ा देते हैं। इन नियमों का सम्मान, अर्थात इन नियमों का पूरा पालन करते हुए आदर्शवादी विचारधारा को वह अपने साहित्य में स्थान देता है। फिर इसके बाद अगली इसकी क्या विशेषता है? यह संतुलित और संयमित रचना विधान पर बल देता है। यह जो विचारधारा है यह संतुलित और संयमित, अर्थात यह पाठक के मन मस्तिष्क की भावना को समझ करके पाठक के मानसिक संतुलन में सामंजस्य स्थापित करती है। यदि इस सिद्धांत का अनुपालन करने वाला यदि काव्य लिखा जाए तो उस काव्य को पढ़ने वाला पाठक चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे वह बूढ़ा हो, 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति हो, सभी को समान आनंद की प्राप्ति इसी सिद्धांत के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। उदाहरण के रूप में यदि हम हिंदी साहित्य के महान कवि सूरदास की रचनाओं का अध्ययन करने चलें तो चाहे मैं करूं चाहे छात्रों आप करें, दोनों को समान आनंदानुभूति होगी, उसमें कहीं भी दोष की प्रवृत्ति नहीं आएगी। समान आनंद, जो मैं सोचूंगा हूबहू वही बातें आप सोचेंगे। इसका कारण क्या है? क्योंकि शास्त्रीयतावादी समीक्षा संतुलित और संयमित रचना विधान, अर्थात एक संतुलन बनाकर चलती है ताकि पाठक को कहीं भी अरुचिकर बात न लगने पाए, अर्थात पाठक में रोचकता की भावना सर्वत्र विद्यमान रहती है, उसमें उबाऊपन, उस काव्य में उबाऊपन आ ही नहीं पाता। जैसे जिन कवियों ने इस सिद्धांत का अनुपालन करके ग्रंथ लिखा है, उन कवियों का सिद्धांत आज भी पढ़ा जाता है। उदाहरण लेना चाहें तो जो
कालिदास जी हैं, कालिदास जी ने संस्कृत में रचनाएं लिखी हैं, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि पहले हुआ करती थी। केवल संस्कृत हम क्यों पढ़ते हैं? वेद व्यास की रचना यदि श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी जाती है तो उसका कारण क्या है? क्योंकि उसने संतुलित एवं संयमित रचना विधान पर ध्यान दिया है, ताकि पाठक के मन मस्तिष्क को वह पूरी तरह से समझ सके और पाठक कहीं भी उसे रोचकता की हानि न प्रतीत हो, इस भावना को लेकर आगे बढ़ता है। अगली बात जो आती है शास्त्रीयतावादी विचारधारा में, वह यह है कि जनता की चित्तवृत्ति को समझने वाली होती है। चित्तवृत्ति का सही आकलन करने वाली प्रवृत्ति शास्त्रीयतावादी विचारधारा में होती है। यानी जो शास्त्रीयतावादी विचारधारा है उसमें जो व्यक्ति है उसकी चित्तवृत्ति को समझ करके तब साहित्य लिखा जाता है। हिंदी साहित्य में आप आकलन करने चलें तो आदिकाल में देखते हैं तो भारत के राजा यहाँ राज्य करते थे, सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से विचरण करते थे। तो उस समय का यदि हम साहित्य देखेंगे तो उस समय के शास्त्रीय साहित्य में काव्य के विभिन्न अंगों और उपांगों का विस्तृत विवेचन किया गया है। जब मध्यकाल में आते हैं तो मध्यकाल में देखते हैं कि शास्त्रीय रचनाओं की बहुलता समाप्त सी हो गई। अब केवल कुछ विशिष्ट ग्रंथ ही मिलते हैं जिसमें शास्त्रीय समीक्षा पर बल दिया गया हो। फिर आगे जब देखते हैं कि जैसे ही अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है आधुनिक काल में, क्योंकि अब जो द्वंद्व की स्थिति थी, युद्ध की स्थिति थी, वो समाप्त हो चुकी थी आधुनिक काल में। अंग्रेज पूरी तरह से भारत पर शासन करने लगे थे। तो अब वहाँ हम ये पाते हैं कि पूरे साहित्य में काव्य के नियमों, अंगों और उपांगों का विस्तृत विवेचन किया गया है। तो जनता की चित्रवृत्ति को भी समझने वाली होती है। इस तरह के काव्य में घटनाओं की चित्रित परिस्थितियां बहुत ही रोचक और प्रभावशाली होती हैं। पाठक के मन में ये काव्य आदर्श उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से छात्रों, मैंने आपको शास्त्रीयतावादी समीक्षा क्या है, शास्त्रवाद क्या है, शास्त्रीयवादी समीक्षा के विविध नामों से आपको परिचित कराया। शास्त्रीयतावादी सिद्धांत की समीक्षा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की और शास्त्रीयतावादी समीक्षा की विशेषताएं मैंने आपसे बताया। तो आशा है कि आप बिल्कुल शास्त्रीयतावादी सिद्धांत से संबंधित जो भी प्रश्न आता है आप उसका बिल्कुल सही उत्तर देंगे और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। अब हम आधुनिक आलोचना के प्रमुख वाद में मार्क्सवाद की चर्चा आपसे करने चल रहे हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत मूल रूप से एक जर्मन विद्वान कार्ल मार्क्स था, उसी के नाम पर इस सिद्धांत का प्रकाशन किया गया। अब यह सिद्धांत क्या है मैं वो बताऊं, उससे पहले आपको बता दूं कि मार्क्सवादी सिद्धांत से पूर्व मार्क्सवादी विचारधारा से मिलती जुलती बात कहने वाले विद्वान और कई थे, जो थे बेलेस्की, हर्जन, चेरनोबस्की, ब्रालुगोव। ये विचारक कार्ल मार्क्स के से पहले ही मार्क्सवादी विचारधारा के बीज बो चुके थे।
किंतु इन्होंने कोई भी साहित्यिक ऐसी पुस्तक नहीं दी थी जो पुस्तक मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन कर सके या मार्क्सवादी विचारधारा का सैद्धांतिक विवेचन कर सके। मार्क्सवादी विचारधारा का सैद्धांतिक विवेचन सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में दिया। इस पुस्तक में मार्क्सवादी विचारधारा का सबसे पहले सैद्धांतिक विवेचन किया गया और इस पुस्तक में और इस विचारधारा का समर्थन करने वाले मार्क्सवादी विचारधारा के उन नायकों में फ्रेडरिक एंगल्स का नाम भी बहुत आदर के साथ लिया जाता है। फ्रेडरिक एंगल्स का नाम, ये भी एक महान विचारक थे जिन्होंने कि मार्क्सवादी विचारधारा को नया आयाम देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा अन्य जो मार्क्सवाद के समर्थक विचारक थे उनके नाम हैं उनके नाम हैं लेनिन, माओ त्से तुंग, और उसके बाद ग्राम्सी, कार्डवेल के बाद जॉर्ज थॉमसन, अर्नेस्ट फिशर, और इसके बाद ब्रेख्ट, ब्लॉक, और इसके बाद हैं बेंजामिन, गोल्डमन, एडार्नो। इतने विचारक हैं जिन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित पुस्तकों का निर्माण किया। अब विश्व के साहित्य में मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर अनेक पुस्तकें लिखी गई, किंतु ये ऐसे विचारक थे जिन्होंने कि पूरा जोर खुले रूप में कार्ल मार्क्स के साथ मिल करके साहित्य में एक हलचल पैदा कर दी। द्वंदात्मक भौतिकवाद की चाहे हलचल हो, ऐतिहासिक भौतिकवाद की हलचल हो, चाहे अन्य सिद्धांतों की हलचल हो, ये कार्ल मार्क्स के साथ मिलकर इस विचारधारा को नया आयाम देने में अग्रसर थे। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स के से पूर्व कौन कौन से विचारक थे, तो बेलेस्की, हर्जन, चेरनोबस्की, दोब्रालुगोव और कार्ल मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। और आपसे पूछा जाता है कि मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थकों के नाम बताइए, तो लेनिन, माओ त्से तुंग, ग्राम्सी, कार्डवेल, जॉर्ज थॉमसन, अर्नेस्ट फिशर, ब्लॉक, बेंजामिन, गोल्डमन और एडार्नो आदि। यह जो सिद्धांत था यह धीरे धीरे पूरे यूरोप में चर्चित होता चला गया। यह सिद्धांत यूरोप के बाद धीरे धीरे यह एशिया में आया और एशिया में तो इतना चर्चित हो गया कि पूरे एशिया में इस बात का कार्ल मार्क्स का समर्थन होना शुरू हो गया। मार्क्सवाद के बारे में अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि मार्क्सवाद का परिचय क्या है। मार्क्सवादी सिद्धांत का परिचय।
मार्क्सवादी सिद्धांत का परिचय ये है कि यह मजदूर वर्ग को केंद्र में रखकर साहित्य के निर्माण पर बल देता है। अभी तक जो साहित्य लिखे गए थे उस साहित्य के नायक खास करके यूरोप में राजा का पुत्र होता था, या कोई पादरी होता था, या कोई बहुत चर्चित व्यक्ति होता था। कभी भी मजदूर वर्ग को नायक बनाकर कोई भी साहित्य निर्माण कार्ल मार्क्स से पूर्व नहीं हुआ था। तो इस बात को लेकर कार्ल मार्क्स बहुत चिंतित हुआ। पहली बात तो ये थी, और दूसरी बात कार्ल मार्क्स के मन में ये थी कि वह एक यहूदी परिवार में पैदा हुआ था और पद और प्रतिष्ठा के लिए उसके पिता ने प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म अपना लिया था, और जिस कारण से न तो वह पूरी तरह से यहूदी धर्म का पालन कर पा रहा था और न तो वह ईसाई धर्म का पालन कर पा रहा था, जिस कारण से उसने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया और मजदूर वर्ग के शोषित पीड़ित भावना का वह विस्तार करने के लिए आगे बढ़ा। उसकी शिक्षा दीक्षा भी बहुत अच्छे से हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसके लेख प्रकाश में आने लगे तो वह उसे जर्मनी से देश निकाला दे दिया गया, जिसका कारण यह था कि वह ऐसे ऐसे विचार देता था जो जिस पर उस देश की सरकार ने, जर्मनी की सरकार ने उस पर देश विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया, और वह वहाँ से निकलकर विविध देशों में कई कई वर्षों तक रहा, किंतु अपनी ज्वलंत विचारधारा के कारण लगातार एक स्थान पर टिक न पाया। अंत में वह रूस की साम्यवादी पार्टी में शामिल हुआ, और जब उसे रूस से भी देश निकाला दे दिया गया तो वह बाहर रहकर भी अप्रत्यक्ष रूप से रूस की साम्यवादी पार्टी का मार्गदर्शन करता रहा था। रूस की क्रांति के बाद जब 1918 में कार्ल मार्क्स को रूस का गृह मंत्री बनाया गया, तब उसने अपनी बात को जनता के सामने प्रस्तुत किया, और ऐसा रूस जो अपनी गरीबी के लिए जाना जाता था, उस रूस में उसने मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली लेफ्ट पार्टी बनाकर, साम्यवादी पार्टी बनाकर, साम्यवादी विचारधारा के माध्यम से 1918 से लेकर 1924 के बीच में रूस का इतना विकास किया कि रूस एक महाशक्ति के रूप में उभरने लगा। तो वो भी प्रभाव था इस मार्क्सवादी सिद्धांत के पीछे। पहला प्रभाव मैंने आपको साहित्यिक प्रभाव बताया, और दूसरा प्रभाव उसके व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव बताया कि वह किस तरह से द्वंद्व से पीड़ित हुआ और कहाँ कहाँ विविध देशों में रहा। फिर उसके बाद वह बहुत परेशानी के बाद रूस की क्रांति के बाद साम्यवादी पार्टी की स्थापना होने के बाद रूस में वह गृह मंत्री बना, और वहाँ पर उसने अपने सिद्धांतों को रूस में लागू किया, जिससे रूस का चौमुखी विकास हुआ और रूस विकास के पथ पर सबसे तेजी से अग्रसर होने वाला देश बन गया। अब बात ये थी, अब मार्क्सवादी सिद्धांत है क्या? मार्क्सवादी सिद्धांत ऐसा सिद्धांत है जो समाज में मजदूर वर्ग की प्रतिष्ठा के साथ साथ राजनीति और अर्थ क्षेत्र में लोगों का समर्थन करता है, मजदूरों का समर्थन करता है। मार्क्सवादी समीक्षा सिद्धांत यह मानता है कि इस संसार की उत्पत्ति नहीं हुई है, जबकि यह संसार क्रमिक रूप से धीरे धीरे विकसित हुआ है। मार्क्सवाद न तो आत्मा को मानता है, न तो परमात्मा को मानता है, न तो जीव को मानता है, न तो जन्म को मानता है, न तो पुनर्जन्म को वह मानता है। वह यह मानता है कि भौतिक विकास को परिचालित करने वाली प्रवृत्ति का नाम ही मार्क्सवाद है।
मार्क्सवाद, कार्ल मार्क्स यह कहता है कि पूंजीपतियों ने श्रमिकों का शोषण किया है। पूंजीपति वर्ग जो है वह अपनी पूंजी के बल पर स्थूल साधनों पर पूंजीपति एकाधिकार हासिल कर लेता है और उत्पादित वस्तु में श्रमिकों का श्रम भी शामिल होता है, क्योंकि ये श्रमिक पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाते हैं। इस अर्जित लाभ वाली पूंजी से ही ये श्रमिकों का शोषण करते हैं। यह विचार अर्थात कार्ल मार्क्स का विचार यह कहता है कि जो पूंजी मिल रही है उससे मिलने वाला जो लाभ है, इससे प्राप्त लाभ का फायदा श्रमिकों को मिलना चाहिए, लेकिन श्रमिकों को नहीं मिलता है। इसका कारण मैं आपको सरल शब्दों में समझाना चाहूँगा कि सरल शब्द में आप क्या कह सकते हैं। मजदूर है और पूंजीपति वर्ग है। अब पूंजीपति वर्ग सामान्य साधनों के माध्यम से एक कार्य का सृजन करता है। कार्य का सृजन करता है, मजदूर को परिश्रम करने के लिए इस कार्य को बुलाता है और वह मजदूर को एक निश्चित मात्रा में पैसा देता है। मान लीजिए 300 रुपया पर व्यक्ति देता है और एक दिन में मजदूर ने जो कार्य किया है, मान लीजिए वह कार्य संपन्न हो गया। अब वह 300 रुपये से जो मजदूर से कार्य करवाया है, उससे वह करता क्या है कि 1500 से 2000 रुपये में उसी कार्य को बाजार में बेचता है और उससे प्राप्त होने वाला जो धन है, परिश्रम तो मजदूर का था, लेकिन पूंजीपति वर्ग अनावश्यक लाभ उठा लेता है मजदूर से और वह मजदूर के परिश्रम का फायदा उठा करके 1500 रुपये ले लेता है। उसमें से उसकी पूंजी कितनी लगी थी? 300 लगी थी, यानी लगभग 1200 रुपये की प्राप्ति वह मजदूर का शोषण करके प्राप्त करता है। तो समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वह कहता है कि इस तरह की प्रवृत्ति नहीं आनी चाहिए। वह ऐसा कहता है कि लाभ जो हो वो पूंजीपतियों को न मिले, बल्कि इस लाभ को मजदूर वर्ग, किसान या गरीब में बराबर बराबर बांट देना चाहिए। वह कहता है कि इस बात को पूरी तरह से समाप्त करके साम्यवाद की स्थापना करनी चाहिए। जो कार्ल मार्क्स है वह दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के इतिहास को 4 वर्गों में बांटता है कि 4 तरह के लोग विश्व के किसी कोने में मनुष्य जो थे वो 4 स्थितियों से हो करके आए हैं। पहले वे दास प्रथा से युक्त थे, फिर इसके बाद पहली जो व्यवस्था थी शोषण करने की वो दास प्रथा थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? सामंतवाद आया। फिर उसके बाद क्या हुआ? पूंजीवाद आया। फिर उसके बाद क्या आया? अब वह साम्यवाद की स्थापना करने पर बल देता है कि साम्यवाद का विकास धीरे धीरे होना चाहिए। दास प्रथा कैसी थी? अब दास प्रथा में यह मानव इतिहास के विकसित होने का प्रारंभिक युग था। इस युग में श्रमिक का व्यक्तित्व, अब देखिए श्रमिक जो होता था, श्रमिक का व्यक्तित्व, श्रम की उत्पत्ति, श्रम साधन और
श्रम का साधन और उत्पादन सभी पर किसका राज्य होता था? पूंजीपति वर्ग का होता था। अर्थात जो शोषण करने वाला होता था, इन दासों पर इनके मालिक का पूर्णतः, अर्थात ये जब पैदा हुए तब से लेकर जब तक कि इनकी मृत्यु नहीं हो जाती थी तब तक पूरा अधिकार दास प्रथा शोषक वर्ग का होता था, इनके मालिक का होता था। फिर उसके बाद जब सभ्यता विकसित हुई तो समाज में सामंतवादी प्रवृत्ति आई, अर्थात सामंतवाद का उदय हुआ। सामंतवादी जो प्रवृत्ति थी, अब इसमें दासों का व्यक्तित्व, मजदूर का व्यक्तित्व स्वतंत्र हो गया। बाकी सभी स्थितियां जैसे श्रम की उत्पत्ति, श्रम के साधन और श्रम का उत्पादन, सब कुछ मजदूरों के मालिक के वश में होता था। फिर इसके बाद पूंजीवाद आया। अब पूंजीवाद में थोड़ी स्वतंत्रता तो मजदूरों को मिली, यानी व्यक्तित्व मजदूरों का स्वतंत्र हो गया। व्यक्तित्व और श्रम उत्पत्ति, अर्थात वो अपना काम करने के लिए स्वतंत्र थे। इन दोनों में तो बहुत स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन ये जो श्रम के साधन और श्रम का उत्पादन जो है, इस पर पूरी तरह से हावी पूंजीपति वर्ग या मालिक वर्ग था। अब वह जब रूस का गृह मंत्री बना तो उसने साम्यवाद की स्थापना की, अर्थात जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनके व्यक्तित्व को भी स्वतंत्र, श्रम की उत्पत्ति को भी स्वतंत्र, श्रम के साधन को भी उत्पन्न, श्रम के उत्पादन पर भी स्वतंत्र कर दिया गया कि वो स्वतंत्र हैं। जितना काम करेंगे उसी तरह से उन्हें ऐसा कोई दबाव नहीं था कि एक दिन में इतना काम करना है तो करना है, अर्थात एकदम वे स्वतंत्र हो गए इस साम्यवादी व्यवस्था में। इस बात का समर्थन कार्ल मार्क्स करता है। मार्क्सवादी जो विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा का मूल विचार है कि मजदूर वर्ग को तभी लाभ हो सकता है जब उत्पादन के सभी साधनों पर अधिकार मजदूर वर्ग का हो, अर्थात उत्पादन के जो साधन हैं, श्रम के जो साधन हैं और उत्पादन के जो साधन हैं, उस पर अधिकार जब मजदूर वर्ग का हो। यदि मजदूर वर्ग का अधिकार नहीं होगा तो वह जो श्रम होगा वह श्रेष्ठ श्रम की श्रेणी में नहीं आएगा। मजदूर वर्ग को उस प्रवृत्ति का पूरा लाभ नहीं प्राप्त हो सकेगा। इसके बाद कार्ल मार्क्स यह कहता है कि यह जो मार्क्सवादी व्यवस्था है, इसमें वर्ग भेद तथा शोषण का अंत हो गया है, इसलिए राज्य की आवश्यकता नहीं है, मजदूरों के लिए राज्य की आवश्यकता नहीं है। इस व्यवस्था के लिए क्रांति की आवश्यकता बहुत ही परिपूर्ण है। अब इसके बाद मार्क्सवादी चिंतन जो है यह बहुत ही व्यापक है। मार्क्सवादी चिंतन में व्यापकता कूट कर भरी हुई है। यह चिंतन बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ा है। इसके कई भेद हुए हैं। विचारकों ने इन्हें 4 भागों में बांटा है। पहला, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। फिर इसके बाद दूसरा भेद किया है ऐतिहासिक भौतिकवाद। तीसरा भेद किया है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। और चौथा भेद किया है अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत।
इस तरह से 4 भेदों में मार्क्सवाद को बांटा गया है। देखिए, मार्क्सवादी सिद्धांत के 4 प्रमुख भाग हैं। पहला द्वंदात्मक भौतिकवाद। अब द्वंदात्मक भौतिकवाद क्या है, इस बात की मैं चर्चा आपसे करूंगा कि जो यह द्वंदात्मक है, द्वंदात्मक भौतिकवाद है, यह बहुत ही विस्तृत, अपने आप में बहुत ही विस्तृत है। द्वंद्व अर्थात एक दूसरे में लगाव से परे है। यह कहता है, द्वंद्व अर्थात असमंजस की स्थिति, आप समझते हैं, असमंजस के माध्यम से भौतिकतावादी संसार पर बल देता है। यह मार्क्स यह बताता है कि जो संसार है वह मानव का मस्तिष्क जीवन की प्रक्रिया है, चिंतन की प्रक्रिया है, जिसे विचार के नाम से जाना जा सकता है। वह वास्तविक संसार का सृजनकर्ता मनुष्य है, जो संसार इंद्रिय जनित है, अर्थात यह संसार स्थूल है, सूक्ष्म है। यह किसी की समस्या को नहीं देखता है कि कोई कितना परेशान है। यह केवल प्रत्येक व्यक्ति केवल शोषण करने की प्रवृत्ति रखता है। तो वह कहता है मार्क्सवादी विचारधारा में कि इस संसार में कुछ भी नहीं है। यह जो भौतिक संसार है, यह मानव मस्तिष्क का प्रतिबिंब है और यह चिंतन रूपों में बदल भी जाता है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए फ्रेडरिक एंगल्स हैं, उन्होंने एक बीज को उदाहरण दिया कि बीज किस तरह का होता है। जैसे बीज द्वंद्व है, अर्थात आपस में संघर्षात्मक परिस्थिति, एक तरह से आप कह सकते हैं कि संघर्षात्मक परिस्थिति का नाम ही द्वंद्व है। यह द्वंद्व असमंजस की स्थिति सदैव व्याप्त रहती है कि जैसे ही इस संसार में बीज मिट्टी में असमंजस बीज जो है, जैसे ही यह मिट्टी में डाला गया, अर्थात भौतिक जगत में डाला गया, तो बीज का जो अंकुरण हुआ उसे यह कहता है कि यह स्थिति जो है यह थीसिस है, THISES। यह क्या है, थीसिस, अर्थात बीज का अंकुरण और उस बीज का धीरे धीरे पौधे के रूप में परिवर्तित होना और बाली ले लेना। ठीक है, पौधे के रूप में अंकुरित होना, पौधे का रूप ले लेना, यह क्या है, एंटीथीसिस है। पौधे का विकास और फसल पक जाना क्या है, एंटीथीसिस। फिर इसके बाद अब जो पौधा है, यानी बाली पककर, जब बाली पककर तैयार हो गई तो पुनः बीज रूप में परिवर्तित हो जाना। परिवर्तित हो जाना क्या है, सिंथेसिस है। यह कहता है कि जो मजदूर पैदा हुआ, जैसे ही वह पैदा हुआ, अंकुरित हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, वह शोषक वर्ग के पास कार्य करने लगता है, पूंजीपति वर्ग के पास कार्य करने लगता है। फिर उसके बाद वह धीरे धीरे विकसित होता है, उसका विवाह होता है और उसके बच्चे होते हैं। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर दूसरा उसका पुत्र पुनः पैदा हुआ, पुनः वह मजदूरी करेगा और पुनः उसका अंत हो जाएगा। अर्थात इस प्रकार वह इस बात पर जोर देता है
कि इस संसार में मजदूर वर्ग का किस तरह से शोषण किया गया है कि जैसे पौधा पैदा होता है, फिर उसके बाद किसिस के रूप में पैदा हुआ और पौधे का विकास हुआ और उसकी फसल तैयार हो गई, पक गई फसल, तो एंटीथीसिस के रूप में उसे वह देखता है और अंत में जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो अब उसका जो मजदूर का पुत्र है, अब वह कार्य करेगा, मजदूरी करेगा और शोषक वर्ग का वह गुलाम बनकर पड़ा रहेगा। तो इस बात को वह उजागर करता है कार्ल मार्क्स, वह इस बात को बताता है अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में। फिर इसके बाद इसका जो दूसरा सिद्धांत है वह यह है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद, अर्थात ऐतिहासिक भौतिकवाद मैंने आपको बताया कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है। ऐतिहासिक भौतिकवाद ऐसा सिद्धांत है जो इतिहास के माध्यम से निष्कर्षों की ओर आगे बढ़ाता है। कार्ल मार्क्स वह यह बताता है कि किसी भी मानव के उत्पन्न होने और उसके नष्ट होने की कहानी लगभग एक सी है। पूरा संसार पहले एक स्थान पर था, तो मानव की उत्पत्ति जब से हुई तब से लेकर आज तक वह मनुष्य के 6 वर्ग निर्धारित करता है। पहले कहता है अदीम साम्यवादी व्यवस्था, इस समय न तो समाज में कोई मजदूर वर्ग था, न तो इस समय समाज में कोई मालिक वर्ग था। सभी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र थे, सभी अपना कार्य अपने अपने से करते थे। फिर उसके बाद इतिहास में वह दूसरा युग बताता है कि दास पद्धति काल। इस युग में कुछ चालाक मनुष्य हो चुके थे जिन्होंने दास प्रथा को जन्म दे दिया था, अर्थात दास पद्धति धीरे धीरे प्रारंभ हो गई। अब दास पद्धति में क्या था कि मजदूर वर्ग का जो व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व अपने मालिक का गुलाम था। व्यक्तित्व कार्य क्रिया और प्राप्ति, यह सब दासों के जो मालिक थे अर्थात मजदूरों के जो मालिक थे उनके अधीन हुआ करती थी। फिर इसके बाद कार्ल मार्क्स तीसरी बात यह बताता है कि फिर मानव सभ्यता विकसित हुई। अब मानव सभ्यता जैसे ही विकसित हुई तो सामंतवादी व्यवस्था पनपी। सामंतवादी व्यवस्था ने मजदूरों के व्यक्तित्व को तो स्वतंत्र कर दिया, अर्थात व्यक्ति कहाँ पैदा होता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो तीनों कार्य हैं इस आधार पर मालिक वर्ग ने जो मजदूर वर्ग थे उनका बहुत विस्तृत ढंग से शोषण किया है। इस बात को कार्ल मार्क्स अपनी व्यथा को अपनी पुस्तक दास कैपिटल में विस्तृत ढंग से बताता है कि किस तरह से अब व्यक्तित्व को यहाँ क्यों स्वतंत्र किया गया। इसका कारण ये था कि दास पद्धति में जो मनुष्य था उसका जो मालिक हुआ करता था वह व्यक्ति के जीवन निर्वाह की पूरी जिम्मेदारी लेता था, लेकिन सामंतवादी व्यवस्था में व्यक्ति के जीवन निर्वाह की पूरी जिम्मेदारी मालिक नहीं लेता था। वह केवल मजदूरों से कार्य करवाता था और उनसे लगान वसूलता था, अर्थात मजदूरों के कार्यों पर मालिक का अधिकार होता था और उसकी क्रिया पर जो प्राप्ति होती थी उस पर मालिक का अधिकार होता था। मजदूर क्या खाता है, कैसे रहता है, कहाँ सोता है, इससे कोई मतलब नहीं था। तो व्यक्तित्व तो स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन मजदूरों की स्थिति और दयनीय हो गई। फिर जो चौथा युग आया यह युग था साम्यवादी युग। पूंजीवादी युग, अगला युग जो आया वो था पूंजीवादी युग। अब इस युग में मजदूर का व्यक्तित्व स्वतंत्र हुआ
और उसका कार्य स्वतंत्र किया गया कि जो व्यक्ति जो कार्य करना चाहे, जो मजदूर जो कार्य करना चाहे वो स्वतंत्र है। लेकिन अब उसकी क्रिया और प्राप्ति पर, अर्थात मजदूर जो परिश्रम करता है, परिश्रम के बाद जो जिन उद्देश्यों की प्राप्ति मजदूर करता है, उन उद्देश्यों से प्राप्त होने वाला धन पर पूरा अधिकार मालिक का होने लगा। और उसके बाद उस क्रिया से प्राप्त धन को बेचकर स्वयं मालिक ले लेता था और मजदूरों की स्थिति अब पूंजीवादी युग में और शोचनीय हो गई। फिर मार्क्स कहता है कि अब नया युग प्रारंभ हो रहा है और उस युग का नाम है साम्यवादी युग। यह युग ऐसा है कि इसमें मजदूरों का व्यक्तित्व भी स्वतंत्र होगा, उनका कार्य भी स्वतंत्र होगा और उनकी क्रिया भी और उनकी प्राप्ति भी, अर्थात चारों जो बातें हैं वो स्वतंत्र होंगी। अब इसमें मजदूर अपने द्वारा चुनी हुई सरकार को वह चयनित करेगा और चयनित करके अपने हिसाब से कानूनों का निर्माण वह करवाएगा। इस बात पर कार्ल मार्क्स जोर देता है, जिसका प्रभाव हमें धीरे धीरे देखने को मिला। भारत में यह मार्क्सवादी विचारधारा थोड़ा देर से आई, लगभग यह 1942 के आसपास भारत में उत्पन्न हुई, किंतु इसका विकास लगभग 1980 के दशक के बाद हुआ कि मजदूर वर्ग ने अपने द्वारा चयनित सरकार को केंद्र और राज्य सरकारों के रूप में चयनित किया और चयनित करने के बाद अपने हिसाब से कानूनों का निर्माण अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कराया, जिससे मजदूर वर्ग की स्थिति धीरे धीरे सुधरी है। ये स्थिति है। अब इसके बाद जो अगला युग आने वाला है, इसके भविष्य की भी चर्चा कार्ल मार्क्स कर चुका है। वह कहता है कि अब अगला जो युग आएगा मजदूर वर्ग का शासन हो जाने के बाद, वह वर्ग विहीन समाज होगा। वर्ग विहीन समाज होगा, अर्थात वह ऐसा समाज होगा जिसमें न तो कोई जाति होगी, न धर्म होगा, न पंथ होगा। उस समाज में प्रत्येक व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र होगा, जैसा कि आदिम युग में वह स्वतंत्र हुआ करता था। व्यक्ति स्वतंत्र था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मार्क्स के कहने का कि उस तरह का जीवन में व्यतीत करेगा जैसा आदिम व्यक्ति किया करता था। इस युग में व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक अपने सभी कार्य करने के लिए समुचित सहयोग की भावना का प्रणयन करने वाला होगा। और अंतिम जो बात उसने कही है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत उसने दिया है। उसका अगला सिद्धांत वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत के अनुसार कार्ल मार्क्स यह बताता है कि जो समस्त समाज है यह वर्ग संघर्ष पर आधारित है, अर्थात समाज में प्रत्येक समय पर, प्रत्येक काल पर संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। वही व्यक्ति विकसित हो पाता है जो लगातार संघर्ष करता हो, जो लगातार मेहनत करता हो। जैसे जैसे व्यक्ति मेहनत करता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति को सफलता मिलती जाती है। ठीक है छात्रों, तो अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो अगले विचारक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।